वंशानुक्रम तथा वातावरण का सांगीतिक योग्यता पर प्रभाव, इस व्याख्यान के दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह से वातावरण प्राप्त बालकों की सांगीतिक योग्यता अलग होती है। वातावरण या एनवायरनमेंट में जो बालक रहते हैं उनकी सांगीतिक योग्यता किस तरह से बढ़ी हुई रहती है। जैसे उन्हें स्वर के लगाव का पता होता है, गायन शैली किस तरह से होती है, क्या क्या गायन शैली होती है इसके बारे में जानकारी होती है। विभिन्न रागों का इन्हें ज्ञान होता है, विभिन्न तालों का इन्हें ज्ञान होता है, तालों की विभिन्न लयकारियों का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वाद्यों की जानकारी होती है, रियाज करने का तरीका इन्हें पता होता है, सौंदर्य तत्वों का ज्ञान इन्हें रहता है और साथ ही संगीत शास्त्र का भी इनमें ज्ञान रहता है। वंशानुक्रम, वातावरण तथा घराना। एक उच्च कोटि का कलाकार बनने के लिए वंश परंपरागत सांगीतिक योग्यता तथा वातावरण दोनों ही आवश्यक हैं। वंशानुक्रम प्राप्त योग्यता केवल एक बीज की तरह होती है, जैसे उसको बोया जाता है। बोने के लिए स्थान का सही चुनाव करना पड़ता है, पानी, खाद आदि समय समय पर डालना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है, तब जाकर वह फलता फूलता है और एक बड़ा वृक्ष तैयार होता है और फल देता है। उसी प्रकार वंश परंपरा से प्राप्त सांगीतिक योग्यता को संगीत के सही वातावरण द्वारा सींचा जाता है। एक संगीतज्ञ का पुत्र या पुत्री यदि कोई अच्छा गायक या गायिका बन जाते हैं तो हम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वह भी अच्छा क्यों नहीं गाएगा, वह बेटा अमुक का है या बेटी अमुक की है। साथ में यह भी बात उसमें छिपी रहती है कि घर में वातावरण का प्रभाव है। एक संगीतकार पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव देखने के लिए संगीत के विभिन्न घरानों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। जिन लोगों ने वंश परंपरा से गायन सीखा उन्हीं का घराना बन गया, तथा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शिष्य परंपरा के रूप में गायन सीखा, उन्हें गायन का एक अलग वातावरण मिला। घरानों में वंशानुक्रम तथा वातावरण प्राप्त दो शिष्य परंपराएं साथ साथ चलती है, क्योंकि कुछ कलाकारों ने संगीत शिक्षा अपने पिता या दादा से ग्रहण की, लेकिन किसी पीढ़ी में कलाकार का पुत्र अगर संगीत सीखने योग्य नहीं रहा तो उसने बाहर के लोगों को शिष्य बनाया और गायन वादन सिखाया, तथा उन बाहर के लोगों ने उस घराने के गायन को अच्छी तरह से सीखा और यह साबित कर दिया कि केवल वातावरण होते हुए भी वे एक अच्छे गायक बन सकते हैं। लेकिन इन बाहर के शिष्यों के पुत्र पैदा हुए और उन्होंने गायक सीखा, तो इनमें भी वह घराना आगे चलता रहा, अर्थात वापस वंशानुक्रम हो गया। उदाहरणार्थ आगरा घराने के श्यामरंग के पुत्र घग्गे खुदा बख्श, उनकी आवाज़ इस घराने की गायकी के अनुकूल ना थी, लेकिन उन्होंने ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श के पास रहकर अपने गले की दोषपूर्ण आवाज़ को ठीक किया और अंत में फिर ग्वालियर घराने की गायकी गाई। ग्वालियर घराने, आगरा, जयपुर, किराना आदि सभी घरानों में दो तरह की शिष्य परंपरा रही है, एक तो वंशानुक्रम और एक उन्होंने जो शिष्य बना के शिक्षा प्रदान की उस तरह की। वंशानुगत सांगीतिक योग्यता पर मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षण किए हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेंडल द्वारा बताए गए सांगीतिक योग्यता परीक्षण का अनुसरण सर्वप्रथम 1912 में सीसी हर्स्ट ने किया। उन्होंने एक औद्योगिक गांव का अध्ययन किया और उस गांव की जनसंख्या के बारे में यह जानने का प्रयास किया है कि कितने बालकों में उनके माताओं पिताओं की शारीरिक विशेषता आई थी, जैसे कि बालों का रंग, आँखों का रंग अथवा बाएं हाथ से लिखना इत्यादि।
उसने यह भी जानने का प्रयास किया कि कितने बालकों में उनके पिताओं के सांगीतिक स्वभाव या म्यूजिक टेम्परामेंट आए। हर्स्ट का सांगीतिक स्वभाव से तात्पर्य है कि बालक संगीत सुनने पर उसको कितना ग्रहण कर लेता है, स्वतः गाने की प्रवृत्ति है या नहीं, हारमोनी के प्रति भी रुझाव हो, आदि बातें म्यूजिक टेम्परामेंट के अंतर्गत आती है। हर्स्ट के अनुसार जब माता पिता दोनों में सांगीतिक गुण होते हैं तो उनके सभी बच्चे सांगीतिक योग्यता लिए हुए होते हैं। अगर माता पिता किसी में सांगीतिक योग्यता नहीं है तो बच्चों में भी नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत कम। यदि माता पिता में से एक में सांगीतिक योग्यता है तो या तो किसी भी बच्चे में संगीत के गुण नहीं होते या आधे बच्चे सांगीतिक योग्यता लिए हुए होते हैं। सारांश में हर्स्ट यह कहना चाहते हैं कि साधारणतया सभी बच्चों में सांगीतिक योग्यता होती, लेकिन अगर वंशानुगत यह विशेषता नहीं प्राप्त होती है तो सांगीतिक योग्यता के विकास में रुकावट आती है। 1916 में ड्रिंकवाटर ने हर्स्ट से प्रभावित होकर इसी तरह का एक अध्ययन किया। उसने एक सांगीतिक परिवार का अध्ययन किया जिसमें अधिकतर व्यक्ति ऑर्गन वादक थे। जब माता पिता दोनों संगीत की योग्यता लिए हुए थे तो उनके सभी बच्चे में सांगीतिक योग्यता होती। हर्स्ट ने अपने प्रयोग के दौरान यह भी पाया कि ऐसे माता पिता के बच्चे सांगीतिक योग्यता वाले होते, लेकिन दूसरी स्थिति में जब माता पिता में से एक सांगीतिक योग्यता तो नहीं थी लेकिन संगीत सामग्री या म्यूजिकल स्टॉक था, तो उनके आधे बच्चों में सांगीतिक गुण थे। परिवार तथा वातावरण का संगीत की प्रतिभा पर प्रभाव, इस विषय पर भी कई विदेशी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। जैसे 1973 से 76 के बीच में फ्राइडमैन ने अपने अध्ययन में बताया कि एक संतान के जन्म लेते ही उसकी माता पिता के साथ ध्वनि संबंध या जिसको बोलते हैं सोनरस बॉन्ड्स वो स्थापित हो जाता है। जैसे कि माता अपने बच्चे के लिए गाए तथा उसकी प्रतिध्वनि जो इको है बालक की आंखों से सुने। 1973 में माइकल ने अपने अध्ययन में यह बताया कि शिशु पर संगीत का कितना और कैसे प्रभाव पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस परिवार के सदस्य उस शिशु को संगीत कितना सुनाते हैं। कॉर्गन ने 1976 में शिशु पर संगीत के वातावरण का प्रभाव कितना पड़ सकता है इस विषय पर अपने विचार बताए कि 6 महीने में शिशु पर संगीत का प्रभाव कम रहता है, पर जब शिशु 19 वर्ष का हो जाता है तो उस पर प्रभाव अधिक पड़ता है। 1976 में मूग ने बताया कि शिशु की संगीत का प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स टू म्यूजिक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य रूप से 3 वर्ष की आयु तक शिशु पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 वर्ष की आयु के पश्चात शिशु पर संगीत का प्रभाव पड़ता है। मूग ने अपने अध्ययन में केवल उन्हीं शिशुओं को शामिल किया है जिनको संगीत संबंधी कोई ज्ञान देने का प्रयास नहीं किया है।